सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ इजी हिस्ट्री। इस चैनल में हम हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे। और जो मेरा फर्स्ट टॉपिक मैंने जो लिया है वो है सीबीएसई का क्लास 11 का फर्स्ट हिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। सो जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में नेम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो फिर इस चैप्टर में क्या बात होगी? इस चैप्टर में होगी ह्यूमन बिगिनिंग, ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स हुए थे, जो पूर्वज हुए थे, और उनका लाइवलीहुड क्या था, उनका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, और उनसे रिलेटेड चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे द स्टडी सोर्सेज अबाउट पास्ट, कि मतलब हमें किन किन चीज़ों से पास्ट के बारे में पता चलता है। तो जो थ्री मेजर सोर्सेज हैं वो है फॉसिल्स, स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो रिमेन्स होते हैं, इसमें इन रिमेन्स में प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तीनों इंक्लूड होते हैं। बेसिकली एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्टोन में बदल जाते हैं, विच आर टर्न्ड इनटू स्टोन्स, और रॉक्स में एम्बेड होकर वो मतलब रॉक्स में इंक्लूड या दब कर वो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं। और जो ब्रांच है जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं पेलियोंथोलॉजी। और फिर सेकंड मेजर सोर्स है स्टोन टूल्स। स्टोन टूल होता है, बेसिकली जनरलाइज तरीके से बात करूँ तो वो टूल्स जो स्टोन से बने हुए हैं। और स्टोन टूल्स आगे देखेंगे हम, काफ़ी मेजर वो था सोर्सेज थ्रू विच एंशियंट ह्यूमंस, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो एनिमल्स को हंट करते थे और फायर स्टार्ट करते थे। वो सब काम स्टोन टूल से ही होते थे। तो फिर स्टोन टूल्स एक मेजर चीज़ है, एक मेजर चीज़ थी ह्यूमन एंसेस्टर्स के लिए। और थर्ड मेजर सोर्स है केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग बेसिकली वो होता था जो आर्ट केव्स और शेल्टर्स में करा जाए, और इसके काफ़ी इसके काफ़ी मतलब मेजर रीजंस भी थे क्यों करते थे, वो आगे हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार ये भी कहते थे कि अगर केव पेंटिंग करेंगे तो फिर रिलीजन से रिलेटेड भी था, मतलब कि ज़्यादा अच्छा हंट होगा, सक्सेसफुल होगा ये सब। तो फिर ये जैसे कि केव पेंटिंग्स के एग्जांपल है, ये थ्री तो केव पेंटिंग्स के, और ये स्टोन टूल्स हैं बेसिकली जो उस टाइम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते थे, हमारे एंसेस्टर्स। और ये है फॉसिल्स, जैसे कि ये शेल का फॉसिल है और ये उस टाइम पर इंसेक्ट का फॉसिल है। सो अब हम रीड करेंगे द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, की मतलब ह्यूमंस की स्टार्टिंग हुई कहाँ से है। तो जो ह्यूमंस फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइक क्रिएचर आए थे वो आए थे अराउंड 5.6 मिलियन ईयर अगो, और मिलियन ईयर अगो को शॉर्ट में लिखते हैं MYA। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अर्थ के सरफेस पे आए थे, और इनका नाम होता है होमिनिड्स। और ये आए थे होमोनॉइड्स से, और होमोनॉइड्स आए थे 24 मिलियन ईयर्स अगो। तो मतलब होमोनॉइड्स पार्ट थे प्राइमेट्स के। प्राइमेट मतलब होते हैं एप्स, ह्यूमंस, सब उसी में आते हैं। और होमोनॉइड से निकल कर आए होमिनिड्स। और होमिनिड्स क्या थे? होमिनिड्स माने जाते हैं फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स जो अर्थ पे आए, अर्थ के सरफेस पे। और होमिनोइड्स का कंपैरेटिवली अगर होमिनिड से कंपेयर करें तो स्मॉलर ब्रेन होता था, और चारों पे क्वाड्रुपल मतलब होते हैं 4 लेग पे जो चलता है, 4 लेग होते थे। लेकिन जो उनके आगे वाले 2 पैर थे, मतलब फ्रंट लेग्स थे, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। और मतलब अनलाइक प्रीवियस जो एप्स थे होमिनोइड से पहले, जो परमानेंटली 4 लेग्स पे चलते थे, होमिनोइड्स के आगे के 4 लिम्स फ्लेक्सिबल थे। और कंपेयर टू होमिनिड्स थे, इनके आगे के दोनों लेग एक्चुअली फ्री थे। तो फिर जिसकी वजह से इन्हें अपराइट पोस्चर मिला था, और अपराइट पोस्चर के काफ़ी और बेनिफिट्स होते हैं। और बाइपेडल लोकोमोशन का होता है एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 फीट, मतलब 2 पैरों पे चलते थे। और जिसकी मदद से ये जैसे अपराइट पोस्चर और फ्री हैंड्स की वजह से ये टूल्स और काफ़ी और एक्टिविटीज़, जैसे कि बच्चों को कैरी करना और काफ़ी इन टूल्स को कैरी करना पॉसिबल हो पाता था।
और जो होमिनिड्स हैं, होमिनिड्स आगे दो और ब्रांचेस में डिवाइडेड होते हैं जिन्हें जीनस भी कहते हैं, ऑस्ट्रोपिथेकस और होमोस, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक मैप है जिसमें ह्यूमन माइग्रेशन शो हुई है। तो फिर जो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस है वो मानी गई है शुरू हुई है अफ्रीका से, और अफ्रीका में भी एक रीजन है यहाँ रिफ्ट वैली। तो जो रिफ्ट वैली है वहाँ से बिलीव करा जाता है कि वहाँ से लाइफ शुरू हुई है, और फिर वहाँ से माइग्रेट करके पूरे वर्ल्ड में लाइफ सेटल हुई है। तो एक तरीके से वैसे इन ए वे जो अभी करंट हम सभी वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके एंसेस्टर्स अफ्रीकन्स ही हैं। तो एनीवेज जो प्राइमेट्स, और अब आते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स मैमल के पार्ट होते हैं। और मैमल कौन होते हैं? मैमल्स आर एनिमल्स विच गिव लाइफ बर्थ। तो मतलब जो एग्स नहीं देते, सीधा लाइफ बच्चों को ही बर्थ देते हैं, तो प्राइमेट्स मैमल्स का पार्ट होते हैं। और इन प्राइमेट्स में आते हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। तो होमोनॉइड्स थे, जो होमोनॉइड्स प्राइमेट्स के ही पार्ट्स थे। तो इनमें प्राइमेट्स के मेन जो फीचर होते हैं, इनका बॉडी हेयर, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड आफ्टर फॉलोइंग बर्थ। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? मतलब बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग। तो मतलब इनका जो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड था प्राइमेट्स का, वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। और इनके मेमोरी ग्लैंड्स भी थे बेसिकली वहीं जिससे ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ, और फिर एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे कई रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे लिजर्ड्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब वो अपना परमानेंट स्टेबल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, वो उनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। लेकिन जो प्राइमेट्स हैं, और बल्कि मैमल्स भी, अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और ये जैसे कि ये एप्स और प्राइमेट्स हैं, मतलब ये सब प्राइमेट्स के ही एग्जांपल है, फोटोज हैं जो। और फिर जैसे पहले भी बात करी थी, होमिनॉइड्स क्या होते हैं। अब होमिनॉइड्स की डिटेल देखेंगे। होमिनॉइड्स ऑन सरफेस लेवल देखोगे, जैसे ये होमिनॉइड की एक पिक्चर है, अब देखोगे तो लगेगा कि जैसे एप्स और मंकी जैसे हैं, लेकिन मंकीज से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक तो लार्जर बॉडी और टेल नहीं होती, जैसे मंकीज की तो सबको पता है टेल होती है, लेकिन होमिनॉइड्स के टेल नहीं होती। और लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी अमंग होमिनॉइड्स। जैसे कि मंकीज में किसी को पता हो तो मंकीज में अर्ली एज पर ही एक यंग बच्चा अपने पेरेंट्स को छोड़कर खुद रहने लग जाता है, लेकिन होमिनॉइड्स में ज़्यादा वो एक इन्फेंट ज़्यादा टाइम तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और उन पर डिपेंडेंट रहता है। और इनके भी 4 लेग्स तो थी, लेकिन जो फ्रंट लेग्स थी वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, मतलब ये बेंड हो सकते थे, खड़े हो सकते थे, ये फ्लेक्सिबल लेग्स थी इनकी। और ये इमर्ज हुए थे 24 मिलियन ईयर्स अगो। और फिर ये तो फोटो है ही होमिनॉइड्स की। और होमिनॉइड्स से आए फिर होमिनिड्स। होमिनिड्स क्या थे? होमिनिड्स आए होमिनॉइड्स ऑब्वियसली, और ये आए थे अराउंड 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। और जैसे होमिनॉइड्स एक तरह से मतलब डेवलपमेंट तो थी प्राइमेट्स में, लेकिन होमिनिड्स माना जाता है फर्स्ट एक्चुअल ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स। तो जो होमिनिड्स थे उनका ब्रेन साइज लार्जर था होमिनॉइड से, मतलब ऑब्वियसली उनका थिंकिंग कैपेसिटी और उनके सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा बड़ी अच्छी थी होमिनॉइड से। और इरेक्टेड बॉडी का मतलब ये है कि वो सीधे खड़े हो सकते थे जैसे आज ह्यूमंस हो सकते हैं। और वॉकड ऑन 2 लेग्स, मतलब 2 पैरों पे चलते थे, कंपेयर टू होमिनॉइड्स जो 4 पैरों पर चलते थे। और इनका स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स है वो डिफरेंट होता था, और ये टूल मेकिंग के लिए और अदर पर्पसेस के लिए इसे यूज़ कर सकते थे। और एक और चीज़, जो होमिनिड्स हैं उनकी ग्रिप भी होमिनॉइड से ज़्यादा अच्छी थी, तो मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पकड़ सकते थे। और होमिनिड्स भी आगे जाकर काफ़ी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन मेजर हैं ऑस्ट्रोपिथेकस और होमोस। और फिर ये होमिनॉइड्स और होमिनिड्स के बीच का डिफरेंस, होमिनॉइड्स का स्मॉलर ब्रेन होता था, इनका लार्जर होता था। इनकी लार्जर बॉडी कंपेयर टू होमिनिड्स जिनकी छोटी बॉडी होती थी।
और इनकी टेल भी नहीं होती थी, वैसे तो होमिनिड्स की भी टेल नहीं होती थी। क्वाड्रुपल होते थे, लेकिन इनका अपराइट पोस्चर और बाइपेडल लोकोमोशन होता था, और इनके हैंड स्पेशलाइजेशन ज़्यादा थी। और होमिनॉइड्स के ऑब्वियसली वो भी था, होमिनॉइड्स के ऑब्वियसली वो भी था कि इन्फेंट ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता था और अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहता था। तो हाँ, तो आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। एनीवेज, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो। तो ऑस्ट्रोपिथेकस क्या होता था? ऑस्ट्रोपिथेकस ये जो काफी जैसे नेम्स है, होमिनिड्स, होमिनॉइड्स, होमो, ऑस्ट्रोपिथेकस, ये सब लैटिन और ग्रीक वर्ड से आए हैं। तो जो लैटिन वर्ड है एक ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल का मीनिंग होता है सदर्न, और ग्रीक वर्ड है एक पिथेकोस, पिथेकोस का मीनिंग होता है एप। तो ऑस्ट्रोपिथेकस कौन होते थे? सदर्न एप, मतलब जो ग्रीक और मतलब जो उस टाइम तो ग्रीक और रोम था, उसके जो साउथ के मतलब अफ्रीका, एक सेकेंड देखोगे तो हाँ, ये जो मैप है, ये यहाँ है ग्रीस और यहाँ है रोम। तो रोम और ग्रीस के बेसिकली ये साउथ में होता था अफ्रीका, तो वो इनके लिए उस हिसाब से कहा गया इन्हें सदर्न एप्स, ऑस्ट्रोपिथेकस नाम आया क्योंकि ये साउथ में थे। तो ऑस्ट्रोपिथेकस का लिटरल मीनिंग मतलब एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा सदर्न एप्स। और ये ऑस्ट्रोपिथेकस कंपैरेटिवली इतनी इवोल्यूशन नहीं आई थी, मतलब काफ़ी सारे जो एप्स थे, मतलब एप्स इनसे पहले जो होमोनॉइड्स थे उनके काफ़ी फीचर इन्होंने रिटेन करे थे, मतलब इतना ज़्यादा भी वो नहीं हुआ था चेंजेस कंपेयर टू आगे जो होमोस आए थे। और इनका स्मॉल ब्रेन साइज, मतलब होमिनिड से लार्जर, लेकिन इतना भी लार्ज ब्रेन साइज नहीं था। इनके जो दांत, इनके जो जॉज थे वो हैवी थे और टिथ भी लार्ज थे। जो फर्स्ट फॉसिल इनके हुए डिस्कवर वो है उदुआई गॉर्ज इन ईस्ट अफ्रीका, और ये डिस्कवर हुए थे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो जो फर्स्ट होमिनिड्स डिस्कवर हुए थे वो हुए थे ऑस्ट्रोपिथेकस, और वो भी 5.6 मिलियन ईयर पहले। और होमो आगे इनके जो बाद में आए, पहले आए थे ऑस्ट्रोपिथेकस, फिर आए थे होमो। और होमो का मतलब होता है मैन। तो होमो की भी आगे वैसे कई ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस का मतलब होता है वैसे द मैन हु यूज टूल्स, की मतलब जो टूल्स, जो डिफरेंट औजारों का इस्तेमाल करता था जैसे पत्थर वगैरह। और होमो इरेक्टस होता था अपराइट मैन, जो मतलब सीधा खड़ा हो सके अच्छे से। और होमो सेपियंस होते थे थिंकिंग मैन, जो थिंक कर पाए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कंपैरेटिवली जो पहले इनसे एंसेस्टर थे उनसे बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी। और इनका ऑस्ट्रोपिथेकस से कंपेयर करें तो इनका लार्जर ब्रेन था, और जॉज विद रिड्यूस्ड आउटवर्ड प्रोट्रूशन और स्मॉलर टीथ। जॉज विद रिड्यूस्ड आउटवर्ड प्रोट्रूशन, तो ये क्या होता है? तो जैसे कि नोटिस करोगे, ये है ऑस्ट्रोपिथेकस और ये है होमो। तो ऑस्ट्रोपिथेकस का आप देखोगे जो आगे ये जॉ है, मतलब जो मुंह है, ये बहुत ज़्यादा आउटवर्ड आ रखा है, बहुत भार हो रखा है कंपेयर टू होमो, जिसका भार है लेकिन इतना भी नहीं है कंपेयर टू एन ऑस्ट्रोपिथेकस। तो मतलब इनका जो फेस है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए थे। और होमो आए थे, ये तो आए थे 5.6 मिलियन ईयर अगो, और होमो आए थे अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो मतलब ऑलमोस्ट हाँ, तो ऑलमोस्ट 3.1 मिलियन ईयर्स लेटर आए थे ये। तो ये जो इतनी डेवलपमेंट हुई कि मतलब पहले ऑस्ट्रोपिथेकस से भी पहले जैसे होमिनिड्स थे, होमिनॉइड्स थे, इनका और स्मॉल ब्रेन था। और फिर उसके बाद होमिनिड्स आए जिनका थोड़ा लार्जर ब्रेन आया। फिर उसके बाद इसमें भी ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद भी होमो आए जिनमें और भी अच्छी डेवलपमेंट हुई, उनका और लार्जर ब्रेन और स्मॉलर टिथ है, और जो जॉस थे वो और शेप लेने लगे। इसका सबका रीज़न क्या है? तो इन सब का मेजर रीज़न ये है कि एक पॉजिटिव फीडबैक
मैकेनिज्म होता है हमारे ब्रेन में, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से ही पता चल रहा है, जो मतलब ब्रेन में बेसिकली ये अडेप्टेशन से रिलेटेड है कि जो भी ब्रेन में हमें पता, जो भी ब्रेन को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमें पॉजिटिव होगा फ्यूचर के लिए, वो ब्रेन और हमारी बॉडी उसके लिए ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम अडेप्ट करने लग जाती है और बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो अपराइट पोस्चर का है ही कि पहले होमिनॉइड्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई, होमिनिड्स में ऑस्ट्रोपिथेकस में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी आई, होमो में और फ्लेक्सिबिलिटी आई, और होमो में भी जो आगे कैटेगरी थी होमो सेपियंस, उनमें और भी फ्लेक्सिबिलिटी आई और वो टोटली अपराइट खड़े हो सकते थे। तो इसके भी मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, तो उसका मतलब बेसिक फंक्शन यही है, हमारी बॉडी के लिए डिटरमाइन करना कि क्या अच्छा रहेगा और फिर हम उसे अडेप्ट करते हैं और हमारी बॉडी में स्लोली उसके लिए चेंजेस आते हैं। तो इसके ये एरोज हैं कि मतलब किससे क्या हुआ। तो इंक्रीज इन ब्रेन साइज एंड थिंकिंग कैपेसिटी जब हुई, तब हम टूल्स बना पाए, और टूल्स बनाने की वजह से भी हमारी ब्रेन में इंक्रीजिंग कैपेसिटी हुई। जैसे कि पहले ब्रेन में थोड़ी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ी, फिर हमने टूल्स बनाए, फिर हमने देखा कि टूल्स को भी और अच्छा करा जा सकता है, तो फिर उस टूल मेकिंग को और रिफाइन करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए हमारी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई। और ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, हमारा विजुअल सर्वेलेंस, मतलब हमारी जो हम अपने आसपास में नजर रखना, आसपास के सराउंडिंग को और अच्छे से ऑब्जर्व करना, वो इंक्रीज हुई। लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज हुई, और हंटिंग और गैदरिंग भी, और फॉर्जिंग होता है मतलब जो स्कैवेंजिंग जैसा ही है, मतलब जो डेड रिमेन्स वगैरह को ह्यूमंस खाते थे और उनको मतलब हंट करते थे एज स्कैवेंजर्स। तो उसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग के साथ साथ हंटिंग और फॉर्जिंग में भी एडवांसिंग आई, मतलब इंक्रीज ब्रेन कैपेसिटी की वजह से। और इसके साथ साथ जैसे कि अपराइट वॉकिंग भी इंक्रीज हुई, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करनी पड़ती थी, इसलिए अपराइट वॉकिंग इंक्रीज हुई और अपराइट पोस्चर इंप्रूव हुआ। और उसके साथ साथ अपराइट पोस्चर इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हैंड्स थे वो टूल मेकिंग और जो बच्चों को कैरी करने के लिए और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने के लिए भी फ्री हो गए, क्योंकि अपराइट वॉकिंग थी तो फिर बस दो पैरों पे चलते थे, आगे के दो हाथ खाली हो गए, तो फिर वो दो हाथ दूसरी चीजों के लिए यूज होने लगे, जैसे कि कोई टूल्स, मतलब जैसे कि पत्थर उठाने के लिए, छोटे बच्चे उठाने के लिए और दूसरे ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए, एटसेट्रा। और जैसे जैसे हैंड्स फ्री होते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, टूल मेकिंग टूल मेकिंग की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई, कि और अच्छे टूल बनने लग गए जैसे जैसे हैंड्स फ्री होते गए। और अब है बेनिफिट्स ऑफ बायपेडलिज्म। तो जो बेनिफिट्स ऑफ बायपेडलिज्म है उसके मतलब अपराइट पोस्चर, बायपेडलिज्म होता है दो पैरों पे चलना, तो दो पैरों पे चलने के काफी बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे कि कैरिंग ऑब्जेक्ट्स, जो जब अपराइट पोस्चर हुआ तो फिर आगे के दो हाथ हैं वो फ्री हो गए, ताकि वेरियस ऑब्जेक्ट्स और वेरियस थिंग्स को, फॉर एग्जांपल ऑफस्प्रिंग, टूल्स और फिर जो वो हंट करते थे, जैसे कि उन्होंने कोई एनिमल हंट करा तो उस एनिमल को कैरी करना, और ऐसी चीजें मतलब कैरिंग में इन एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। और विजुअल सर्वेलेंस की मतलब खड़े होकर, जैसे पहले चार पैरों पर चलते थे तो फिर फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट होता था, क्योंकि पहले खड़े नहीं हो सकते थे, और खड़े होने के बाद क्या होता है, आपका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, जो मतलब आप देख सकते हो, वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए खड़े होने की वजह से आपका फील्ड ऑफ व्यू बेटर हो गया, आप ज़्यादा सर्वेलेंस कर पाते थे उस टाइम के ह्यूमंस। और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग तो ऑब्वियसली, क्योंकि बायपेडल जो मतलब दो पैरों पे चलते हैं उनको ज़्यादा आसानी होती है लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कंपेयर टू दोज हु वॉक ऑन फोर लेग्स, जो मतलब जो चार पैरों पे चलते हैं उनको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी यूज होती है कंपेयर टू दोज हु वॉक ऑन टू लेग्स। तो जैसे कि आगे और भी, जब दो पैरों पे चलते हैं तो फिर वॉक करते वक्त कम एनर्जी
यूज होती है कंपेयर टू क्वाड्रूपल्ड, बट नॉट वाइल रनिंग। तो मतलब जब आप चल रहे होते हैं, जो 2 पैरों पे बंदा चलेगा उसकी कम एनर्जी कंज्यूम होगी कंपेयर टू समवन जो 4 पैरों पर चलेगा। लेकिन जब कोई रन कर रहा होगा तो क्वाड्रूपल जो मतलब 4 पैरों पर चलेगा उसकी कम एनर्जी यूज होगी, और जो 2 पैरों पर चलेगा उसकी ज्यादा एनर्जी यूज होगी। तो मतलब बाइपेडल लोकोमोशन के भी अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो फिर ये है कि किसी चीज से भागना हो या कोई डेंजर और भागना पड़े, तो फिर जो 4 पैरों पे चलते हैं जैसे कि डॉग्स हैं आज, चीता है, इन सबको ज्यादा आसानी होती है कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आइस एज। आइस एज, काफी आइस एज हुई है वैसे तो, लेकिन एक 2.5 मिलियन ईयर्स अगो आइस एज हुई थी। और इस 2.5 मिलियन ईयर अगो जो ये आइस एज हुई थी, इसको इसकी वजह से जो लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ है, जो लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, क्लाइमेट और वेजिटेशन अर्थ का पूरी तरह से बदल गया। कि मतलब पहले तो फॉरेस्टेड रीजन्स होते थे, लेकिन आइस एज के बाद वो फॉरेस्टेड रीजन्स नहीं रहे, उनमें क्या हुआ, उनमें चेंज आया, वो ग्रासलैंड्स बन गए, मतलब खुले मैदान बन गए। पहले जंगल होते थे, उनकी जगह ग्रासलैंड्स आ गए। रेनफॉल और टेम्परेचर में काफ़ी मेजर चेंजेस आए, और क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट रिड्यूस हुए, जिसकी और इसी की वजह से यही मेन रीज़न है ऑस्ट्रोपिथेकस चले गए, मतलब ऑस्ट्रोपिथेकस एक्सटेंट हो गए। और वो क्योंकि ये अडेप्टेड थे फॉरेस्ट में, मतलब ये फॉरेस्ट में रहते थे। और इसकी जगह क्या हुआ, ऑस्ट्रोपिथेकस तो फॉरेस्ट में रहते थे और फॉरेस्ट चले गए, तो उसकी वजह से ये भी चले गए, एक्सटेंट हो गए मतलब खत्म हो जाएगा। और इनकी जगह आ गए होमोस। और होमोस क्या थे, होमोस थे मच बेटर अडेप्टेड टू ग्रासलैंड। इसके रीजन थे क्योंकि वो उनका बाइपेडल लोकोमोशन था, तो फिर वो जो ग्रासलैंड थे, खुले मैदान थे, उनमें आसानी से चल पाते थे। और जो होमो और उसके साथ साथ उनके अपराइट पोस्चर की वजह से उनकी ग्रेटर सर्वेलेंस थी, तो फिर वो दूर दूर तक देख पाते। तो मतलब जो ऑस्ट्रोपिथेकस थे फॉरेस्ट के अडेप्टेड थे, जैसे फॉरेस्ट गए वैसे वो गए, और उनको रिप्लेस करने के लिए आ गए होमोस। और होमोस थे ग्रासलैंड के अडेप्टेड, और इसलिए होमोस की फर्स्ट अपीयरेंस मानी गई है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, जो फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स के अकॉर्डिंग जो ओल्डेस्ट होमोस का फॉसिल मिला है वो है आज 2.5 मिलियन ईयर अगो, द सेम टाइम जब आइस एज आई और ग्रासलैंड्स फैलने शुरू हुए और ऑस्ट्रोपिथेकस एक्सटिंक्ट हुए। और अब है होमो। अब होमो में के बारे में पढ़ेंगे। तो होमो का मैंने बताया था पहले, मीनिंग होता है लैटिन, मतलब वुमेन भी थी ऑब्वियसली, लेकिन जो होमो वर्ड है लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मैन। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई टाइप के होमो डिस्टिंग्विश करे हैं। तो उसमें 3 मेजर टाइप होते हैं, होमो हैबिलिस, टूल मेकर, होमो इरेक्टस, अपराइट मैन, होमो सेपियंस, द वाइज और थिंकिंग मैन। तो होमो हैबिलिस थे जो, ये थे टूल मेकर, तो मतलब इनकी स्पेशलिटी थी, ये टूल्स में माहिर थे। और होमो इरेक्टस ये थे अपराइट मैन, तो मतलब पहले भी ऑस्ट्रोपिथेकस में भी थी थोड़ी अपराइट वॉकिंग, लेकिन होमो इरेक्टस में अपराइट वॉकिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, मतलब अपराइट वॉकिंग काफी इंप्रूव हुई थी। और होमो सेपियंस, होमोसेपियन थे वन ऑफ द मतलब मोस्ट फेमस जीनस है होमो की, ब्रांचेस है होमो की। और होमोसेपियंस है वाइज या थिंकिंग मैन, मतलब इंटेलिजेंट, इनमें सबसे ज्यादा थिंकिंग कैपेसिटी थी। और अब होमो हैबिलिस के बाद के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। होमो हैबिलिस का अर्लीस्ट फॉसिल मिला है 2.3 मिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब हैंडीमैन, तो हैंडीमैन तो वही होता है जो मतलब टूल्स बनाने में माहिर हो। और लेकिन जो ये थे होमो हैबिलिस सिंपल टूल्स ही बनाते थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टूल्स या कुछ ऐसा नहीं करते थे। तो फिर हाँ, तो होमो हैबिलिस का मतलब मेजर यही है, हैंडीमैन या फिर द टूल मेकर, जो टूल्स बनाने में माहिर हुआ था फर्स्ट टाइम। और फिर है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आए थे अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो होमो इरेक्टस थे, जैसे नेम ही बताया है, होमो और इरेक्टस मतलब
होमो का मैन, इरेक्टस का अपराइट, या फिर इस वर्ड में ही देखोगे इरेक्टस तो पता चलता है इरेक्ट, तो मतलब अपराइट। तो होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस कंप्लीटली अपराइट वॉक कर पाते थे लाइक मैनी मॉडर्न ह्यूमंस। तो इनमें कंप्लीटली फुल एंड दे वर कंप्लीटली एबल टू वॉक अपराइट, की मतलब इनमें इन्होंने अपराइट वॉकिंग परफेक्ट कर ली थी। और काफ़ी ये इनके स्कल्स और इनके फॉसिल्स मिले हैं, खासकर अफ्रीका, जावा, जावा मतलब इंडोनेशिया वगैरह, और चाइना। Homo erectus were the first species to use fire and the first to migrate into Europe and Asia from Africa. तो Homo erectus जो थे ये थे फर्स्ट स्पीशीज, जो मतलब फर्स्ट स्पीशीज टू यूज फायर। इससे पहले किसी ने भी कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर कभी नहीं करा था। होमो इरेक्टस ही थे जिन्होंने फायर का यूज स्टार्ट करा था और फर्स्ट टू माइग्रेट टू यूरोप। तो मतलब इससे पहले जो मेजर जो भी स्पीशीज आई हैं, होमो हैबिलिस और ये ऑस्ट्रोपिथेकस वगैरह, ये सब अफ्रीका में ही रहे। लेकिन जो होमो इरेक्टस थे ये यूरोप में गए और एशिया में गए फ्रॉम अफ्रीका। होमो इरेक्टस और जैसे होमो हैबिलिस में टूल मेकिंग में थोड़ी एडवांसमेंट आई, सिंपल टूल्स यूज करते थे। और होमो इरेक्टस में खासकर अपराइट वॉकिंग के साथ जो टूल मेकिंग थी वो और भी परफेक्ट और भी अच्छी बनी। और देवर फाइन हंटर्स, मतलब वो हंटिंग और गैदरिंग में भी गुड थे, मतलब अच्छे थे। और एविडेंस, हाँ ये बताई दी, एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट दैट दे वर द फर्स्ट टू यूज फायर, कि ये एविडेंस के अकॉर्डिंग जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है उनसे हमें ये पता चलता है कि ये फर्स्ट थे जिन्होंने फायर का यूज करा था। और होमो हेल्ड्रीबेगेनेसिस, ये नाम थोड़ा अजीब है वैसे। ये एक्चुअली हेल्ड्रीबर्ग एक जर्मनी में जगह है जहाँ पर ये फर्स्ट टाइम मिले थे। तो फिर इनका वही हेल्ड्रीबर्ग एक जगह है जर्मनी में, तो फिर उसी पर इसका नाम रख दिया गया हेल्ड्रीबेगेनेसिस, बेगेनेसिस। हाँ, तो ये जो थे ये अराउंड 5 लाख ईयर्स अगो रहते थे। और इनको कहते हैं कई लोग आर्केइक होमोसेपियन। आर्केइक होता है ओल्ड, हिस्टोरिक, तो मतलब ये क्या थे, होमोसेपियन के एंसेस्टर थे। और कई कहते हैं कि मतलब होमोसेपियन के एंसेस्टर थे और फीचर ऑफ होमो इरेक्टस विद मॉडर्न फीचर्स। तो मतलब ये होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस के बीच में थे। और ये many researchers consider that Homo heidelbergensis are a possible ancestor for both modern humans and Neanderthals। तो जो ये heidelbergensis थे ये दोनों मतलब कई रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये एंसेस्टर बोथ मॉडर्न ह्यूमंस, जो होमोसेपियंस को मॉडर्न ह्यूमंस कहा जाता है, और निएंडरथल्स के भी एंसेस्टर यही थे। तो फर्स्ट स्पीशीमैन वाज फाउंडेड इन ए क्वेरी इन जर्मनी। क्वेरी वहाँ पर वो होती है जहाँ पर माइन हो, जहाँ पर खदानें हो, जहाँ पर मतलब मिनरल्स और रिसोर्सेज निकाले जाए। लेकिन इसके बाद जो फर्स्ट थे वो 1917 में हेल्ड्रीबर्ग में मिला था, इसलिए इसका नाम रखा है हेल्ड्रीबेगेनेसिस। लेकिन बाद में इनके और भी स्केलेटन्स और मतलब इनके और भी फॉसिल्स और स्कल्स मिले हैं, इंक्लूडिंग जाम्बिया, सदर्न अफ्रीका, तंजानिया एंड मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप एज फार एज इंग्लैंड। मतलब इनके कई और जगह भी मिले हैं, जैसे जाम्बिया में मिला है, जाम्बिया अफ्रीका में है, तंजानिया भी अफ्रीका में है, और सदर्न अफ्रीका में मिले हैं, नॉर्दर्न यूरोप और इंग्लैंड में भी मिले हैं कई फॉसिल्स। तो और फिर इनके जैसे कई रिसर्चेस कहती हैं कि ये निएंडरथल्स के एंसेस्टर थे। तो फिर होमो निएंडरथेलेनेसिस, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस होमो के वैसे टाइप है, होमो निएंडरथेलेनेसिस। इनको निएंडरथल मैन भी कहते हैं। ये मेनली यूरोप में रहते थे और ये साइड बाय साइड मतलब कंटेम्प्रेरी थे होमोसेपियंस के। और कई पॉसिबल रिसर्च कहती है कि उनके साथ इंटरब्रेड, मतलब उनके साथ रिलेशनशिप में भी आए और उनके साथ ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे भी प्रोड्यूस करे थे, मतलब रिसर्चेस के अकॉर्डिंग। और फिर आते हैं होमोसेपियंस, द थिंकिंग और वाइज मैन, या फिर द कई मॉडर्न ह्यूमंस। तो होमोसेपियंस का मीनिंग होता है मैन हु थिंक्स,
और होमोसेपियंस ही वही स्पीशीज है जिसने स्पोकन लैंग्वेज और मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, मतलब मोर एडवांस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कंपेयर टू होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस, इन्होंने टूल्स और भी ज़्यादा एडवांस बनाए और इन्होंने ही स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ करा था, फर्स्ट टाइम यूज़ करा था। तो जो ये फर्स्ट टाइम होमोसेपियंस मिले थे हंगरी में 1965 में, और डेट अबाउट ये मिले थे 4 लाख, और ये कहा जाता है ये रहते थे 4,50,000 टू 4 लाख ईयर्स अगो। तो काफ़ी, और जो फर्स्ट था वो तो हंगरी में मिला था, लेकिन बाद में होमोसेपियंस के और भी फॉसिल्स और रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि इंग्लैंड में, जर्मनी एंड फ्रांस। These have been approximately dated from 2,50,000 year ago, the period between the third and fourth ice age। तो मतलब जो जर्मनी फ्रांस में मिले और इंग्लैंड में मिले वो अराउंड थे 2,50,000 years ago, और ये थर्ड और फोर्थ आइस एजेस के बीच में है। और अब बात है कि मतलब मॉडर्न ह्यूमंस आए कहाँ से, तो फिर दो मेन थ्योरी है कि मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की स्टार्टिंग कहाँ से है। एक तो है रिप्लेसमेंट मॉडल और एक है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। तो रिप्लेसमेंट मॉडल से नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्लेस तो क्या था, जैसे कि यहाँ पर एक कॉमन बिगिनिंग और अफ्रीका का, यूरोप का अलग, एशिया का अलग और अफ्रीका का अलग। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, अफ्रीका में जो थे, अफ्रीका ने सबको रिप्लेस कर दिया और आज जो सबके एंसेस्टर हैं वो मतलब अफ्रीकन्स ही हैं। लेकिन कई रिसर्चर्स मानते हैं रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में क्या था, हर किसी रीजन में, मतलब अफ्रीका में अलग एंसेस्टर्स थे, अलग डेवलपमेंट रेट पे डेवलपमेंट हुई, यूरोप में अलग डेवलपमेंट हुई, एशिया में अलग हुई। इसका रीज़न क्या है, कई कहते हैं कि जैसे कि आज आप देखोगे काफ़ी फिजिकल फीचर्स यूरोप में, जैसे कई मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाइट है, कई जगह आपको टॉल पीपल, लंबे लोग मिलते हैं, कई जगह शॉर्ट मिलते हैं, कई जगह ब्लैक है, कई जगह वाइट है, और मतलब हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब फिजिकल फीचर देखने को मिलेंगे। और कई मतलब रिसर्चर बिलीव करते हैं इसका रीज़न यही है कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया, मतलब बेसिकली हर अलग रीजन में अलग अलग ह्यूमन रेस होती थी और वो अलग अलग पेस पे, अलग अलग तरीके से टाइम टू टाइम डेवलप करती गई। इसी वजह से जो आज हम वेरिएशन देखते हैं ह्यूमंस में वो इसी वजह से। लेकिन कई कहते हैं कि अफ्रीका से ही ह्यूमन की शुरुआत है, और अफ्रीका से शुरुआत होने के बाद जब वो दूसरे पार्ट्स में सेटल होने शुरू हुए, जब यूरोप में गए, एशिया में गए, तो वो टाइम टू टाइम उस अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्ट करने लगे। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो रीजन है ना, आप देखोगे तो इक्वेटर के पास जाओगे ना, इक्वेटोरियल रीजन, तो वहां पर देखोगे कि वहां पर सभी के सभी लोग है ना, डार्क स्किन टोन होती है, या तो ब्लैक होते हैं या फिर उनकी मतलब स्किन टोन डार्क होती है। इसका रीजन मतलब बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। इसका रीजन ये है कि इक्वेटोरियल रीजन में धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो धूप बहुत ज्यादा पड़ने के लिए जो ब्लैक स्किन होती है ना, ब्लैक स्किन क्या करती है, उस धूप को अच्छे से अब्जॉर्ब करके मतलब इतनी गर्मी नहीं लगने देती और इतनी हार्मफुल नहीं बनने देती जितनी एक वाइट पर्सन को हो सकती है। इसलिए जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर ब्लैक लोग इसलिए मिलते हैं, या फिर डार्क स्किन टोन के लोग इसलिए मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो जो सन की हीट है उसके ज्यादा अच्छे से रेजिस्टेंट है कंपेयर टू वाइट स्किन। तो मतलब ये एक अडेप्टेशन है कि जैसे इक्वेटोरियल पोल के रीजन के पास जाओगे तो फिर वहां पर वाइट लोग मिलेंगे, वाइट लाइट स्किन कलर्ड, क्योंकि वहां पर इतनी सनरेज नहीं आती, तो फिर वहां पर इतनी डार्क टोन नहीं है, क्योंकि तो हाँ, बेसिकली एक अडेप्टेशन है कि आप अगर इक्वेटोरियल रीजन में जाओगे वहां पर ज्यादा डार्क स्किन लोग मिलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी अडेप्टेशन है यूवी रेडिएशन के लिए, ऐसी स्किन अडेप्टेड हो चुकी है। और जो वाइट स्किन है वो कम यूवी रेडिएशन के लिए अडेप्टेड है, कम धूप के लिए अडेप्टेड है। इसकी वजह से क्या होता है, उन जो पोल्स के अराउंड मतलब नॉर्थ और साउथ के
जो यूरोप में लोग जाओगे या नॉर्थ अमेरिका में जाओगे वहां पर इसलिए वाइट होते हैं क्योंकि वहां पर इतनी सन की रेज और यूवी रेडिएशन नहीं आती। और अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में रिप्लेसमेंट मॉडल के बारे में। तो रिप्लेसमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, ह्यूमन की ओरिजिनेशन अफ्रीका में ही है। और जो आर्केइक ह्यूमंस हैं कि वो मॉडर्न ह्यूमन से रिप्लेस हो गए। तो यहाँ देखोगे यूरोप और एशिया में भी चल रही थी लाइफ, लेकिन जो अफ्रीका वाले ह्यूमंस थे, मतलब अफ्रीका में जो लाइफ थी, उन्होंने यूरोप और एशिया वालों को रिप्लेस कर दिया। और जो अब सब ह्यूमन रेस है वो उनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से ही है। तो जो आर्केइक मतलब ओल्ड ह्यूमन थे, तो जो ये ओल्ड रेसेस, ओल्ड जो वो थे ह्यूमन लाइन, जो वो थे मतलब ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, वो रिप्लेस हो गए थे और उनकी जगह आ गए थे अफ्रीकन, तो मतलब मॉडर्न ह्यूमंस। तो जो रिप्लेसमेंट मॉडल को सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि जो इतनी सिमिलैरिटी है ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, वो इसलिए है क्योंकि इनकी एक कॉमन पॉपुलेशन ओरिजिन है फ्रॉम ए सिंगल रीजन, वो जो है अफ्रीका। कि मतलब इतनी सिमिलैरिटीज, इतना सब कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो ह्यूमन में, वॉकिंग स्टाइल, उनकी नोज, उनका फेस, ये सब उसी वजह से है क्योंकि क्योंकि वो सब एक ही रीजन से आई है जो कि है अफ्रीका। और जो ये स्कॉलर्स कहते हैं वो कहते हैं कि जो इतने थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, जैसे मैंने बताया स्किन कलर के डिफरेंसेस, हाइट के डिफरेंसेस, ये सब चीज़ें, ये सब इसलिए आई क्योंकि अडेप्टेशन की वजह से ही आई। कि जैसे मैंने बताया कि यूवी रेडिएशन की वजह से इक्वेटर के पास ज़्यादा यूवी रेडिएशन, ज़्यादा सनरेज आती है, इसलिए लोगों की ब्लैक स्किन है जो ज़्यादा अच्छे से अडेप्टेड है कंपेयर टू वाइट पीपल जिनकी स्किन इतनी अडेप्टेड नहीं है हीट के लिए और लो यूवी रेडिएशन के लिए अडेप्टेड है। और जो मतलब जैसे जैसे वो डिफरेंट रीजन्स में माइग्रेट करते गए, उस हिसाब से वो अपने आप सेटल डाउन होते रहे और उसी हिसाब से अपने आप अडेप्ट करते रहे उस रीजन के अकॉर्डिंगली। और दूसरा आता है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। तो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अकॉर्डिंग ह्यूमन डिफरेंट पार्ट में साइमल्टेनियसली आए फ्रॉम आर्केइक ह्यूमंस। तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं जो वो डिफरेंट रीजन से आए और मतलब यूरोप में अलग ह्यूमन रेस थी, अफ्रीका में अलग थी, एशिया में अलग थी। और ये स्कॉलर्स जो स्कॉलर सपोर्ट करते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस इन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं कि जो इतने सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं, अफ्रीका में लोग अलग दिखते हैं, एशिया में अलग दिखते हैं, यूरोप में अलग दिखते हैं, वो सब इसी वजह से है क्योंकि डिफरेंट पीपल मतलब डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ह्यूमन रेस अडॉप्ट, हाँ वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में जो इतने डिफरेंसेस हैं वो इसी वजह से आए क्योंकि हर तीन जो रीजन्स थे वहाँ पर डिफरेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स थे। तो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अकॉर्डिंग हर रीजन में अलग अलग होमोसेपियंस थे जो अपने ग्रेजुअली डिफरेंट रेट पर इवॉल्व होते गए मॉडर्न ह्यूमंस में, और जिसकी वजह से इतनी वेरिएशन आई है आज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। और हाँ ये है कि ये आर्ग्यूमेंट इस पे बेस्ड है कि इतने रीजनल डिफरेंसेस इन द प्रेजेंट डे ह्यूमंस, कि मतलब इतने जो प्रेजेंट डे ह्यूमन में इतने डिफरेंसेस हैं वो इसी की वजह से हैं। अब है वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि मतलब जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो फूड कैसे ऑब्टेन करते थे, तो फिर काफ़ी कुछ मेथड्स हैं जैसे कि गैदरिंग, वो प्लांट्स कलेक्ट करते थे, प्लांट फूड कलेक्ट करते थे जैसे सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, बेरीज, फ्रूट्स और रूट्स। तो एक तो गैदरिंग हो गया कि मतलब वो प्लांट्स और फ्रूट्स और बेरीज को कलेक्ट करके उससे खाते, और दूसरा हो गया स्कैवेंजिंग और फॉर्जिंग एक जैसी चीज़ है कि मतलब वो
क्या बोलते हैं, जैसे डेड एनिमल था, जैसे मान लो किसी और एनिमल ने एक एनिमल को मार दिया और फिर ह्यूमन क्या करते, उसको बाद में आकर खा लेते, या फिर हाँ, मीट ऑफ एनिमल दैट हैड डाइड और हैड बीन किल्ड बाय अदर प्रेडिटर। तो मतलब किसी कोई डेड एनिमल को खा लेते, जैसे कि स्कैवेंजर्स होते हैं, वल्चर है, जैसे वल्चर स्कैवेंजर, वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। वैसे ही उस टाइम भी ह्यूमन बींग स्कैवेंजिंग करते थे, वो डेड एनिमल्स को खाते थे। और वो स्मॉल मैमल सच एज रोडेंट, जैसे कि रोडेंट हो जाते हैं छोटे जानवर, जैसे रैट, रैबिट, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, बर्ड, रेप्टाइल और इवन इंसेक्ट को भी वो खाते थे अर्ली ह्यूमन बींग्स। और हंटिंग, हंटिंग बाद में जाकर शुरू हुई थी। हंटिंग शुरू हुई थी अराउंड 5 लाख ईयर्स अगो। तो जब हंटिंग शुरू हुई थी, हंटिंग के एविडेंसेस सदर्न इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव एक जगह है, वहां से सदर्न इंग्लैंड में वहां से आते हैं हंटिंग के एविडेंसेस। डोल्नी वेसिटोनसी, चेक रिपब्लिक, एक ये भी यूरोप का, इस सेंट्रल यूरोप का कंट्री है, यहाँ से आते हैं हंटिंग के एविडेंसेस। तो साइट्स, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी नोटिस करा है कि कई ऐसी साइट्स है जहाँ पर काफी सारे ह्यूमन टूल्स मिले हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो उस टाइम पे ह्यूमंस थे, उनको पता होता था कि एनिमल्स क्या रूट चूज करेंगे, कैसे, कहाँ से वो पानी पिएंगे, कहाँ किस रिवर के पास वो आकर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो फिर साइट नियर रिवर्स हैव बीन चूजन बाय देम फॉर प्लान्ड हंटिंग। तो मतलब उस टाइम पर वो प्लान्ड हंटिंग करते थे। हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स क्रॉस द रिवर ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटम माइग्रेशंस। पीपल न्यू द मूवमेंट्स ऑफ दीज एनिमल्स एंड किल देम। तो मतलब वो ह्यूमन बींग्स को इनके बारे में पता होता था, जो नोटिस करते कि हाँ, ये एनिमल्स इस टाइम यहाँ से वहाँ जाते हैं, इस रिवर को क्रॉस करते हैं, इस रिवर के पास आकर यहाँ से पानी पीते हैं। तो फिर वहाँ से ह्यूमन मास हंटिंग मास मतलब लार्ज स्केल हंटिंग भी करते थे उस टाइम पे। और साथ में एक और चीज़ भी कि उस टाइम पे मेजर वो भी मिले हैं काफ़ी जगह, काफ़ी जगह मतलब टूल्स मिले हैं काफ़ी ऐसी साइट्स पे। तो ये इंडिकेट करते हैं कि ह्यूमन बींग्स उस टाइम पे जानबूझकर अपने टूल्स वहाँ कई जगह पर छोड़ देते थे, जहाँ पर वो फ्रीक्वेंटली आते जाते थे एज ए साइन कि हाँ, हम यहाँ आए थे। और एज ताकि उन्हें याद रहे कि इस जगह वापस हंटिंग करनी है और यहाँ एनिमल्स आते हैं। और जिस जगह को वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे, उस जगह ज़्यादा टूल्स होते थे, और जिस जगह कम विजिट करते थे, उस जगह कम टूल्स होते थे। और बाद में फिशिंग भी करते थे वो, थोड़े टाइम बाद हंटिंग के बाद फिशिंग भी आई। और फिशिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एट डिफरेंट साइट्स। तो मतलब अलग अलग साइट्स पे फिश बोन्स भी मिली हैं। और फिर अब इनके रेजिडेंस की बात करते हैं कि मतलब रहते कहाँ थे। पहले तो ट्रीज में रहते थे, फिर केव्स में एंड ओपन एयर साइट्स। तो ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन एक ये है कि हाँ, ये इट इज पॉसिबल दैट सम प्लेसेस वेयर फूड वर अबेंडेंट were visited repeatedly. In such areas, people would tend to leave behind traces of their activities and presence. Thousands of flake tools and hand axes have been excavated in Kilombe and Olagarelsi in Kenya. Kenya अफ्रीका में कंट्री है। तो मतलब हाँ, कि अपनी प्रेजेंस के लिए वो अपना छोड़कर जाते थे स्टोन टूल्स, ताकि उन्हें याद रहे कि हाँ, हम यहाँ आए थे। और हाँ, और फिर अराउंड 4 लाख से 1,25,000 ईयर्स अगो केव और ओपन एयर साइट्स यूज होने लगी रहने के लिए। और लेज़रेथ केव इन सदर्न फ्रांस, एक 12 by 4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट। इनसाइड इट वर 2 हर्ट्स एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेस के। मतलब लेज़रेथ में एक 12 by 4 मीटर की एक केव मिली है, केव में एक घर मिला है छोटा सा 12 by 4 मीटर का शेल्टर, और उसमें 2 हर्ट होते हैं जहाँ पर आग लगाते हैं। तो फिर इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम भी ह्यूमन बींग्स फायर का यूज कर रहे थे, कंट्रोल्ड, मोर इम्पोर्टेंटली कंट्रोल्ड फायर का यूज कर रहे थे। तो मतलब उन्हें तब तक आग लगानी आ गई थी और वो आग का यूज प्रॉपर्ली कर रहे थे डिफरेंट सोर्सेज के लिए। और उस केव में डिफरेंट फूड सोर्सेज भी मिले हैं, जैसे डिफरेंट
सी फ्रूट्स, फिशेस, मीट एटसेट्रा। और क्या बोलते हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ पर बेक क्ले, बर्न्ट बोन अलोंग विद स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। तो मतलब ये तो एविडेंस है कि बेक क्ले मतलब उसमें जलाई गई थी, मतलब उसे बेक करा गया था। तो फिर ये है कि फायर यूज करी जाती थी, लेकिन ये नहीं पता कि इंटेंशनल थी या फिर मतलब नेचुरल फायर थी। लेकिन हर्थ हर्थ का ये पक्का एविडेंस है कि मतलब उस टाइम तक ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल्ड फायर का यूज अच्छे से करने लग गए थे फॉर वेरियस पर्पसेस। और फिर यूजेस ऑफ फायर, फायर के यूजेस क्या थे इसके? एक तो ऑब्वियस सी बात है, टू प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट, हार्डन वुड कि मतलब वुड को हार्ड करने के लिए, उसको वेपन बनाने के लिए, स्केयर अवे डेंजरस एनिमल्स, फॉर कुकिंग, फॉर फ्लेकिंग टूल्स, फॉर हंटिंग। और कुकिंग के लिए भी फ्लेकिंग टूल्स मतलब टूल्स को थोड़ा बेक करने के लिए ताकि वो जो थोड़ा हार्ड बन जाए। और हंटिंग में इनका बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है। क्या होता था, जैसे कि ये क्लिफ है, ये खाई है, ये क्लिफ है, यहाँ पर एक एनिमल है, जैसे मान लो, ड्राइंग पे ध्यान में, तो एनिमल है, तो यहाँ पर इसको जैसे ह्यूमन क्या करते, ह्यूमन इसको आग से डरा डरा कर फोर्स करते कि ये इस क्लिफ के आगे जाकर कूद जाए। तो दो ऑप्शन होते, या तो आग से उसकी डेथ हो जाए आग से जलकर, या फिर वो कूद जाए। तो मतलब दोनों केसेस में उसकी डेथ हो जाती है। और उससे क्या होता, उस मतलब ये इनका हंटिंग का तरीका था, मतलब फायर से एनिमल्स को डराते भी, और उसको ऐसे ही डराकर जैसे वो एनिमल नीचे गिरता वो हंटिंग के लिए भी काम आता, मतलब उसको बाद में खा भी लेते वो। और मेकिंग टूल्स, तो ह्यूमंस एक वन ऑफ द फ्यू एनिमल्स मतलब मैमल्स है जो ग्रेट मेमोरी होती है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। मतलब ह्यूमंस एक ऐसा और एक ऐसा लिविंग बीइंग है जिसकी ग्रेट मेमोरी होती है, मतलब हमारी मेमोरी ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, जो मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स हम स्किल्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है। और जो अर्ली एविडेंस है टूल मेकिंग का, वो इथोपिया, सबसे अर्लीस्ट एविडेंस इथोपिया और कीनिया से आता है टूल मेकिंग का इन अफ्रीका। ये अब हमें ये नहीं पता कि टूल मेकिंग मेन या वुमेन, मेन करते थे या वुमेन करते थे या बोथ। कई तो कंपेयर करते हैं कि जो अभी काफी आज के टाइम पे भी काफी ट्राइब्स हैं और काफी वो है ट्राइब्स और लोकल पीपल, तो कई रिसर्चर करते हैं कि इनसे हम कंपेयर करके कर सकते हैं कि उस टाइम पर लाइफ कैसी रही होगी। लेकिन ये ऑब्वियसली लार्ज एक्सटेंट तक ट्रू नहीं है, क्योंकि जो आज हम ट्राइबल लोग देखते हैं वो तो कई बार टूरिस्ट की तरह भी, लेबरर की तरह भी काम करते हैं, लेकिन उस टाइम तो ऑब्वियसली नहीं करते थे। सो मेजर चेंज आया था 35,000 ईयर अगो टूल मेकिंग में। न्यू काइंड ऑफ टूल्स। 35,000 ईयर अगो क्या हुआ, स्पीयर, भाला, भाला यूज करने लग गए। बो मतलब तीर और एरो का यूज करने लग गए किलिंग एनिमल्स। मतलब पहले तो सिंपल टूल्स और सिंपल पत्थर वगैरह का उसी में थोड़ा उसे शार्प वगैरह करके यूज करते थे, लेकिन 35,000 ईयर्स अगो के बाद क्या हुआ, और कॉम्प्लेक्स टूल्स आने यूज करने लगे, कॉम्प्लेक्स टूल्स डिजाइन करने लगे, जैसे स्पीयर थ्रोअर, मतलब भाला, और तीर का इस्तेमाल करने लगे एनिमल को किल करने के लिए। और फिर इसी टाइम के अराउंड फूड भी स्टोर करने लगे, लेटर कंजप्शन, उसको ड्राई करते, स्मोक करते, और फिर उसे स्टोर भी करते फ्यूचर यूज के लिए। और ये मतलब फायर का ही एक और यूज है, फायर से ही फूड स्टोर कर पाते हैं ऑब्वियसली। मतलब पहले उसे ड्राई करते, फिर उसको थोड़ा जलाते, स्मोक करते, और फिर उसे स्टोर करते। तो फायर का ये एक और यूज है। और स्विंग क्लोज मतलब कपड़े बुनने के एविडेंस आते हैं अराउंड 21,000 ईयर अगो से। अराउंड 21,000 ईयर अगो का एविडेंस अगो से मतलब फर्स्ट एविडेंस आया है कि कपड़े बुनने का एविडेंस। हाँ, तो ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स एंड द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स वर अदर चेंजेस। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो फर बियरिंग एनिमल्स थे, जैसे भालू वगैरह थे या जिनके भी फर होता था, उनको ट्रैप करने लगे। और स्विंग नीडल्स मतलब जो बुनने के लिए नीडल्स होती थी, उनकी भी इन्वेंशन उस टाइम पर हो चुकी थी। तो
इन एनिमल्स, फर बियरिंग एनिमल्स को ट्रैप क्यों करते थे? इसलिए करते थे ताकि उनका जो फर था उसको उतारते, फर को उतारने के बाद उसी फर को वो क्या बोलते हैं, स्यू करते, और उस स्यूइंग को, उससे वो अपने आप को ढकने के लिए, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते थे। और अब आया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के काफ़ी मतलब डिफरेंट यूज़ है कि कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई। काफ़ी कहते हैं होमिनिड्स ने भी लैंग्वेज यूज़ करी थी, लेकिन वो काफ़ी बस प्री मेच्योर लेवल ऑफ लैंग्वेज थी कि मतलब उसमें हैंड मूवमेंट ही यूज़ होते थे, जैसे हाथ से इशारा करना, ये सब चीज़ें। और तो जो स्पोकन लैंग्वेज थी, स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं पहले, इससे पहले आई थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वोकल था लेकिन नॉन वर्बल था, मतलब जैसे चिल्लाना, गुर्राना, ऐसी चीजें, मतलब कोई ऐसे परफेक्ट वर्ड्स नहीं जैसे हम बोलते हैं आज, वैसे नहीं थे पहले। थोड़ा ग्रोनिंग वगैरह, मतलब गुर्राना और थोड़ा चिल्लाना वगैरह, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आई थी स्पोकन लैंग्वेज से पहले। और जब जब प्राइमेट्स, मतलब अराउंड प्राइमेट्स से ही ह्यूमन लैंग्वेज शुरू हो गई थी, मतलब हैंड जेस्चर और मूवमेंट की मदद से शुरू हुई थी। और ये काफ़ी, मतलब ये भी काफ़ी डिबेटेड है कि कब ह्यूमन लैंग्वेज शुरू हुई। तो फिर काफ़ी कहते हैं होमो हैबिलिस का जो ब्रेन था, उसमें ब्रेन इतना डेवलप था कि वो स्पीकिंग बोल सके, जिसकी मदद से लैंग्वेज डेवलप हो गई थी अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो काफ़ी एविडेंस ये कहते हैं कि होमो हैबिलिस जो टूल मेकर थे, उनका ब्रेन कैपेबल इनफ था कि लैंग्वेज उसी टाइम डेवलप हो गई हो। और evolution of vocal tract was equally important. This occurred around 2 lakh years ago. हाँ, तो मतलब जैसे इसमें मैंने बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब गुर्राना, चिल्लाना, ऐसी चीजें। फिर वोकल ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब बोलने की कैपेबिलिटी अराउंड हुई थी 2 लाख ईयर्स अगो। और लैंग्वेज और एक थर्ड और सोर्स है जो कहता है कि लैंग्वेज अराउंड डेवलप हुई थी सेम टाइम एज आर्ट, मतलब जिस टाइम पर आर्ट आया उसी टाइम पर लैंग्वेज आई, विच इज अराउंड 40,000 to 35,000 ईयर्स अगो। तो लैंग्वेज का मतलब काफ़ी डिबेटेड है कि कब आई, कैसे आई, और मतलब अ, जैसे कई तो कहते हैं होमो हैबिलिस ने 2 मिलियन ईयर पहले शुरू कर दी थी। और वोकल ट्रैक्ट का कैसे डेवलपमेंट हुई कि मतलब पहले कैसी लैंग्वेज थी, पहले बस हैंड जेस्चर्स, मतलब इशारों से हुई, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आया, और उसके बाद फिर वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब एक्चुअल यूज ऑफ वर्ड्स हुआ। और अब बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट भी क्या है, आर्ट एक लिशक्स और शिव्याट, ये फ्रांस में केव है, और अल्टमीरा, यहाँ पर काफ़ी सारी केव पेंटिंग्स डिस्कवर हुई है, जिसमें लायन, भालू, पैंथर, हाइना और आउल की भी पेंटिंग मिली है। लेकिन कोई भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पेंटिंग करी क्यों जाती थी। इनफैक्ट जितने क्वेश्चंस हैं पेंटिंग के अलावा, मतलब जितने आंसर्स हैं कि ये पेंटिंग क्यों करी जाती थी, उससे ज़्यादा तो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं कि मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये पेंटिंग असलियत में करी क्यों जाती थी। तो कई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि एक तो ये पेंटिंग रिचुअल के लिए करी जाती थी। रिचुअल मतलब कि उनका बिलीव था कि अगर हम पेंटिंग करेंगे तो फिर ये सक्सेसफुल हंट होगा, अच्छा हमें शिकार मिलेगा। अनदर एक्सप्लेनेशन ये थी कि ये कम्युनिकेशन का मोड था। तो मतलब क्या था, डिफरेंट पीपल जब आते, डिफरेंट कम्युनिटीज जब मिलती उस टाइम पे भी, स्मॉल ग्रुप्स में इन केस में, तो फिर वो अपनी हंटिंग टेक्निक्स और हंटिंग नॉलेज शेयर करते थ्रू ड्राइंग्स। तो और एक और एक्सप्लेनेशन है कि हंटिंग एक तरह से काम करती थी एज ए मीडिया फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कि मतलब एज ए कम्युनिकेशन सोर्स, कि अभी इस जनरेशन ने जो उनका हंटिंग एक्सपीरियंस था, उन्होंने पेंटिंग के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करा। और अब बात करते हैं इस चैप्टर में जो कीवर्ड्स होंगे, जो मतलब है फॉसिल्स पहले वैसे डिस्कस कराई था। रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल्स विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन, they are often embedded in rock and are thus preserved for millions of years. Species,
स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ब्रीड और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब स्पीशीज वो होते हैं जो कंफर्टेबली ब्रीड कर सके, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके। Members of one species cannot mate with those of other species to produce fertile offspring। तो मतलब जैसे एक स्पीशीज का मेंबर दूसरी स्पीशीज से मेट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता। जैसे ऑब्वियस सी बात है, एक ह्यूमन बीइंग मतलब नेचुरली किसी भी कोई और एनिमल के साथ ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और एंथ्रोपोलॉजी इज द डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली वो हो गया कि स्टडी ऑफ, मतलब बेसिकली बात करूँ तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन का कल्चर, उनकी एवोल्यूशन और बेसिकली ह्यूमन रिलेटेड स्टडीज। Artifacts are the objects that are made by human beings. The term can refer to wide range of things, tools, paintings, sculpture and engravings। मतलब आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे ह्यूमन बींग्स एंसेस्टर ने बनाई थी। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टूल, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनग्रेविंग्स। और एक लास्ट और एक और टर्म है एंथोग्राफी। एंथोग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप्स। तो मतलब जो आज है, आज जैसे कई राजस्थान या फिर आप कई मध्य प्रदेश, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो जाओगे तो आज भी इंडिया में कई जगह पर एथनिक ग्रुप और वो ट्राइबल लोग आपको मिल सकते हैं। तो फिर उनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें एंथोग्राफी बोलते हैं। इसमें आते हैं उनकी लाइवलीहुड को स्टडी करना, उनकी जेंडर रोल, वो कि मतलब कौन क्या करता है, उनके रिचुअल्स हो, उनमें कैसी पॉलिटिक्स है और उनके सोशल कस्टम्स को। तो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वीडियो वाज easy history channel obviously, and it was made by me, Abhijit Siwa। और hope you liked it। first video obviously तो फिर इतना smooth नहीं गया, लेकिन if you liked it then please share, like and subscribe to the channel and don't forget to comment। और अगर कोई और डाउट भी हो तो फिर कमेंट कर सकते हो, मैं ऑब्वियसली 100% गारंटी देता हूँ, रिप्लाई ज़रूर करूँगा उस डाउट को। तो फिर एनीवेज, तो फर्स्ट वीडियो थी तो फिर थोड़ा था, इतना स्मूथ नहीं गई, लेकिन आगे मेक श्योर करूँगा और भी स्मूथ जाए। एनीवेज, सो बाय।